नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आज की इस वीडियो में एक बार दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कुछ नई गाइडलाइन जो मानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है। तकरीबन 26-27 गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे, रूल के बारे में बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा तो उन सभी नियमों को एक बार देखने के बाद उन नियमों को पालन करते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, चूंकि मैं 2 दिन पहले एक लाइव सेशन किया था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित बड़े सारे सिद्धांतों के बारे में व्याख्या किया था, लेकिन क्या हुआ था उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मेरे काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आवाज़ नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि इसमें आवाज आए और आशा करता हूं आप लोग सुन रहे होंगे। और अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अनुकंपा नियुक्ति की जो कुछ सिद्धांत है, जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, जो रूल है, जो नियम है, उसको समझिए। आइए समझते हैं। जजमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है। देखो इस केस की सुनवाई, जिस केस के बारे में हम बता रहा हूँ, इसमें विद्वान जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस पी.के. मिश्रा की पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ जो सिद्धांत बताया उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहला सिद्धांत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जो मानवीय आधार पर दी जाती है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता के नियम का अपवाद है। और इस बात को किस जजमेंट में कहा गया था? 2008 में एक जजमेंट आया था जिसका नाम था महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंजू जैन। दूसरा जो नियम है उसको एक बार ध्यान से सुनिए। नियमों या निर्देशों के अभाव में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। जो नियम है, जो निर्देश हैं, उनके अभाव में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ये एक हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम कृष्णा देवी 2002 का जजमेंट है जिसमें कोर्ट द्वारा कहा गया था कि नियमों और निर्देश होते हैं उनके अभाव में किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती। मतलब नियमों और निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। जब कोई अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए प्रयास करता है तो उसको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो तीसरा नियम है वो क्या है। अनुकंपा नियुक्ति आमतौर पर 2 आकस्मिकताओं में दी जाती है जिन्हें समान नियम के अपवाद के रूप में बनाया गया है। सेवा के दौरान कमाने वाला सदस्य की मृत्यु या चिकित्सीय अक्षमता के कारण परिवार में अचानक आने वाले संकट से निपटने के लिए दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति इसलिए दी जाती है चाहे व्यक्ति कार्य करते हुए या अपनी जॉब पर, कोई कर्मी है जॉब पर होते हुए किसी कारण से वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, या फिर जो किसी बीमारी के कारण से या दवाई अपना क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करवाने में सक्षम नहीं होता, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में दी जाती है अनुकंपा नियुक्ति, ताकि उस परिवार के, उस व्यक्ति के, उस कर्मी के परिवार पर आर्थिक संकट न आने पाए और पूरा परिवार आवारागर्दी में न जा पाए। इसलिए ये अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। चौथा जो नियम है, नियोक्ता द्वारा अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का पूरा उद्देश्य मृतक या असक्षम कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अचानक वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। इसलिए संकट में फंसे परिवार को उबारने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां तुरंत की जानी चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसमें जो नियुक्तियां की जाएंगी उसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। मतलब क्योंकि जैसे कोई कर्मचारी होता है, उसकी डेथ होती है तो उसको तुरंत उसके परिवार को, क्योंकि तो वो दवाई झेल चुका होता है, उसके बाद जो और क्रियाक्रम होता है उन सब चीज़ों को झेल चुका होता है, उसके बाद में अचानक किसी की डेथ हो जाती है, बिना उम्र के हो जाती है। जैसे आदमी का एक होता है ना 60-70 साल, या उसकी एक रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है, तो वहाँ पे बात कुछ होती है, आदमी अपने आप को या अपने परिवार को सिक्योर करके चलता है। लेकिन बीच समय में अचानक किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे आर्थिक संकट परिवार पे जरूर आ जाता है। तो उस चीज़ को उबारने के लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। इसमें कहा गया था ये तुरंत दी जानी चाहिए अनुकंपा नियुक्ति जो है। सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ 1989 का जजमेंट है जिसमें बताया गया था कोर्ट द्वारा। उसके बाद जो 5वां नियम है वो यह है
चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नियम साइड डोर एंट्री की अनुमति देता है, इसलिए इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। एक बार इसको दोबारा समझते हैं। चूंकि अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नियम साइड डोर एंट्री की अनुमति देता है। साइड डोर मतलब जो बगल के रास्ते होते हैं, जो एक प्राइवेट दरवाजा होता है ना घर का, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, उसकी एंट्री दी जाती है, लेकिन उसमें भी उसकी जो बड़ी सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए, उसमें जो नियम और निर्देश होते हैं उनका पालन होना चाहिए। उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी 2009 में इस जजमेंट में सुनाया गया था, इसमें नियम बनाया गया था। छठवां जो नियम है, अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार, और नियमों में निर्धारित मानदंड सभी उम्मीदवारों द्वारा संतुष्ट होने चाहिए। मतलब जो अनुकंपा नियुक्ति में, जैसे कि आगे मैं बता चुका हूं कि अनुकंपा नियुक्ति में जो दिशा निर्देश होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको पालन करना पड़ेगा, और उसको बायकॉट करके किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है, इसे आप अधिकार के रूप में न लें, और जो भी नियम है और जो निर्धारित किए गए मानदंड निर्धारित किए गए उसको सभी को फुलफिल करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। एक जजमेंट है सेल बनाम मधुसूदन दास 2008 में, जिसमें ये गाइडलाइन बनाई गई थी और कहा गया था। इस जजमेंट में इस पर्टिकुलर फैक्ट पर प्रकाश डाला गया था और इसको हाईलाइट किया गया था। सातवां जो नियम है, कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकार के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकार के तौर पे कि अगर जो कर्मी की डेथ हुई है काम करते हुए, किसी और कारण से, एक्सीडेंट से कैसे भी हुई है, उसका उत्तराधिकारी मैं हूं तो मुझे अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अनुकंपा नियुक्ति उसको मिलेगा कि लगे कि परिवार के जो कर्मी है, उसके जो परिवार वाले हैं वो एक्चुअल में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। इसमें नाम है छत्तीसगढ़ राज्य बनाम धीरजो कुमार सेंगर 2009 का जजमेंट है, जिसमें यह नियम बताया गया था। अब जानते हैं नियम नंबर 8, केवल वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्ति हमारी संवैधानिक योजना के प्रतिकूल है और अपवाद होने के कारण इस योजना को सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल उस उद्देश्य तक सीमित रखा जाना चाहिए जिससे वह प्राप्त करना चाहती है। एक भवानी प्रसाद सोनकर बनाम भारत संघ 2011 में एक जजमेंट आया था, जिसमें इस पर्टिकुलर चीज पर, इस पॉइंट पर फोकस किया गया था। जो नियम नंबर 9 है, संबंधित कर्मचारी परिवार या एकमात्र कमाने वाला की मृत्यु, चिकित्सा अक्षमता की स्थिति में कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, जैसे कि यह एक निहित अधिकार हो और मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना कोई भी नियुक्ति कानूनी रूप से अस्वीकार है। मतलब अगर किसी का परिवार है तो इसमें कोई भी, जैसे परिवार का कोई सदस्य है, अब किसी की जो कर्मी की डेथ हो जाती तो ऐसा नहीं कि कोई भी, अगर उनका पूर्वज जो उनके बच्चे होते हैं अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं कि कोई भी अप्लाई कर सकता, आवेदन कर सकता है। उसमें देखा जाएगा, पहली बात कोई भी दावा नहीं कर सकता, उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए इसमें वित्तीय सहायता जो की बात जो की गई है, एक वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और ये अब जो इसमें कर्मचारी होता है उसकी जो डेथ होती है तो उसमें जो परिवार होते हैं उनके जो वित्तीय स्थिति है उस पर बिना विचार किए, अगर कोई व्यक्ति है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर देखो कोई व्यक्ति है अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, अब अगर कर्मी की डेथ हो जाती है, जो कर्मचारी होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार वाले ऐसे दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं तो वो दावा कर सकते हैं। एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अमृता सिन्हा 2021 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। नियम नंबर 10, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन मृत्यु अक्षमता के तुरंत बाद और किसी भी मामले में उसके उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक अक्षम
कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता की तत्कालीन आवश्यकता नहीं है। ऐसी नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं होने के कारण आवेदन करने के अधिकार का भविष्य में किसी भी समय प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समय बीतने और संकट खत्म होने के बाद भी इसे पेश नहीं किया जा सकता है। देखो एक इस जजमेंट का नाम बता देता हूं आप लोगों को। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम अनिल विद्यावत 2009 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा गया था कि जो भी कर्मचारी होते हैं उनको सहायता जैसे उनको अगर तुरंत उसके लिए आवेदन नहीं करते हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि इनको वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं है। तो और अगर बाद में काफ़ी समय बाद करते हैं तो यही समझा जाएगा कि इनको जरूरत नहीं थी और ये जो इसको अधिकार के रूप में तो बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकते, आगे बताया भी जा चुका है। तो अगर उनको वित्तीय सहायता की ज़रूरत है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वो तुरंत करना होगा। एक लिमिटेशन टाइम जो होता है, एक निश्चित टाइम के हिसाब से ही करना होगा, ये नहीं कि जब मन कहे तब कर दें। अब बहुत ज़्यादा लेट कर देंगे तो भाई तो जो प्राधिकरण वो तो यही समझेगा कि हाँ इनको वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही स्ट्रांग है, मजबूत हैं। अगला नियम के बारे में जानते हैं। अनुकंपा आधारित रोजगार का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को पद देना नहीं है। मृतक के पद के बदले पद देना तो दूर की बात है। मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना अनुकंपा आधारित रोजगार देना और द्वितीय या चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति करना कानूनी रूप से अनुचित है। समझ लिया आप? इसका जो मेन उद्देश्य है वो जो मृतक होता है उसके परिवार को वित्तीय सहायता देना, ना कि आप जैसे कोई बी क्लास का, जैसे इसमें बताया गया है कि अगर उसको दिया जाएगा अनुकंपा या तो तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के ऊपर के पदों को देना भी अनुचित है। तो इसके ऊपर का जो पद होता है वो नहीं दिया जा सकता है। तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का ही जॉब दिया जा सकता है अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर। इस जजमेंट का नाम है जिसमें यह नियम बनाया गया था, कोर्ट द्वारा कहा गया था, उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य। इस फैसले में कहा गया था। अगला जानते हैं 12 नंबर नियम नंबर 12। मृतक कर्मचारी के आश्रितों की निर्धनता मामले को अनुकंपा आधारित नियुक्ति की योजना के अंतर्गत लाने की पहली शर्त, यदि निर्धनता के तत्व और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को अनुकंपा आधारित नियुक्ति से हटा दिया जाता है, तो यह सेवा में रहते हुए मरने वाला कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में आरक्षण बन जाएगा, जो सीधे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 के तहत गारंटीकृत आदर्श के विपरीत होगा। जजमेंट का नाम ले ले, फिर इसके बाद में थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं। भारत संघ बनाम BR किशोर 2011 का जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि जो मृतक होता है उसके मतलब उसकी जो डिफिनीशन होता है, जो उनके आश्रित होते हैं उसकी डिफिनीशन में से जो वित्तीय संकट होती है ना, इस शब्द को हटा दिया जाए और एक क्या कहते हैं आश्रित के आधार पर अगर जॉब दिया जाने लगा, तो मतलब अगर ऐसा दिया जाने लगा तो 14 जो भारतीय संविधान है आर्टिकल 14 और 16 का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। इस चीज पर प्रकाश डाला गया था इस पर्टिकुलर जजमेंट में। अगला नियम जानते हैं। अनुकंपा नियुक्ति का विचार अंतहीन अनुकंपा प्रदान करना नहीं है। देखिए एक बात इस चीज को समझिए। अनुकंपा नियुक्ति का विचार अंतहीन अनुकंपा प्रदान करना नहीं है। अंतहीन जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन हो, ठीक है। यह IG कार्मिक बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी 2007 का जजमेंट है, जिसमें यह चीज बताया गया था। 14 नियम नंबर 14 में अगर हम जानते हैं तो यह संतुष्ट है कि परिवार के सदस्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उन्हें इस तरह के संकट से उबारने में मदद कर सकती है, तो पर्याप्त नहीं है। आश्रितों को ऐसी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। साथ में ये ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जो मृतक होता है उसके आश्रितों को तीसरे क्लास की या चौथे क्लास की जो जॉब है वो मिल तो जाएगी, लेकिन ना केवल वो उनके आश्रित हैं और वो केवल मृतक के आश्रित हैं, उनको
जो वित्तीय सहायता है, वित्तीय संकट है, उससे उबारने के लिए केवल इसी चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो जॉब होती है, नौकरी होती है, उसके जो मानदंड होते हैं ना, उनका पालन करना बहुत जरूरी, उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी होगा। गुजरात राज्य बनाम अरविंद कुमार टी तिवारी 2012 का जजमेंट है। इस जजमेंट में यह चीज कहा गया था। नियम नंबर 15, जब तक आवेदक कई वर्षों के बाद वयस्क नहीं हो जाता तब तक रिक्त का आरक्षण नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कुछ विशिष्ट प्रावधान ना हो। देखिए इस पर्टिकुलर जजमेंट है, जजमेंट का नाम है संजय कुमार बनाम बिहार राज्य 2000 का जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि जो आवेदक होता है अगर नाबालिग है तो ऐसा नहीं है कि उसको क्या नाम है जॉब दे दिया जाएगा, उसका बालिग होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, पारिवारिक पेंशन का अनुदान या टर्मिनल लाभों का भुगतान रोजगार सहायता प्रदान करने के विकल्प के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यह केवल दुर्लभ मामलों में ही होता है, यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना द्वारा प्रावधान किया गया हो और अन्यथा नहीं कि आश्रितों जो मृत्यु की तिथि पर नाबालिग था, अक्षमता, वयस्क होने पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। यह जजमेंट है केनरा बैंक का एक जजमेंट है। तो इसमें था कि पेंशन, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन का अनुदान या टर्मिनल लाभों का भुगतान रोजगार सहायता प्रदान करने के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा यह केवल दुर्लभ मामलों में ही होता है और वह भी यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना द्वारा प्रावधान किया गया हो और अन्यथा नहीं कि आश्रितों जो मृत्यु की तिथि पर नाबालिग या असक्षम वयस्क होने पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। नियम नंबर 17, कर्मचारी की मृत्यु अक्षमता के कई वर्षों बाद मृतक अक्षम कर्मचारी के आश्रित के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर उचित विचार किए बिना अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 14-16 के साथ टकराव होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाम नीरज कुमार सिंह 2007 का ये जजमेंट है, जिसमें बताया गया था, यह बताया गया था कि जो कर्मचारी की मृत्यु होती है, ठीक है, अक्षमता के कई वर्षों बाद मृतक या अक्षम अधिकारी के जो सक्षम ना हो कर्मचारी के आश्रित के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों पर उचित विचार किए बिना अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। मतलब जो उनकी वित्तीय स्थिति होती है उस पर विचार करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। इस चीज पर फोकस किया गया इस पर्टिकुलर जजमेंट में। नियम नंबर 18, यदि आश्रित लाभकारी रूप से कार्यरत है तो उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोई भी आश्रित है अगर वो कहीं जॉब में लगा हुआ है तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अनुकंपा नियुक्ति देने का जो मेन उद्देश्य होता है, जो कर्मचारी होता है जिसकी डेथ हो गई है उनके परिवार को किस लिए आर्थिक सहायता जो होती है, जो वित्तीय संकट ना झेलना पड़े, जो सहायता करने के लिए दी जाती है। तो अगर वो चीज़ फुलफिल हो रही है तो देने की जरूरत नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। जजमेंट का नाम है, यह हरियाणा का जजमेंट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम हरिंदर सिंह 1998 का जजमेंट है। 19, नियम नंबर 19, मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मृतक का परिवार गरीबी में है या नहीं है। न्यायालय गरीबी के मानदंडों को बहुत संपन्न नहीं तक सीमित नहीं कर सकता है। देखिए जनरल, इसमें देखिए जनरल मैनेजर डी और पीबी बनाम कुंती तिवारी 2004 का जजमेंट है। एक बार दोबारा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मृतक का परिवार गरीबी में है या नहीं है। न्यायालय गरीबी के मानदंडों को बहुत संपन्न नहीं है, ठीक है, तक सीमित नहीं कर सकता। देखिए तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इस चीज को बार बार दोहराया गया है कि
अनुकंपा नियुक्ति उसी को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, जो वित्तीय सहायता से जूझ रहा हो, उनको देना चाहिए। अब आ गया 20, नियम नंबर 20, कथित रूप से संकट या दरिद्रता में मृत कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अन्यथा योजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जो वित्तीय सहायता होती है, जो वित्तीय संकट होता है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नहीं तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए, नहीं तो जो योजना का उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। मतलब योजना का उद्देश्य क्या है, जो कर्मचारी होते हैं उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो उसका जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य ही नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सेवा में मरने वाले कर्मचारी का कोई भी और हर आश्रित रोजगार का दावा करेगा, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार विरासत में मिला हो। समझ गए आप? तो इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम शशांक गोस्वामी 2012 का जजमेंट है। और साथ में और देखिए, इसी जजमेंट एक और है जजमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम MT लतीश 2006 में इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस किया गया था। और साथ में एक जजमेंट और दिया गया है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बनाम नानक चंद 2004 का जजमेंट है। और साथ में एक जजमेंट और है जो इसी पर्टिकुलर फैक्ट पर फोकस किया गया था कोर्ट द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा 2004 का जजमेंट है। इस पर्टिकुलर केस में भी इसी चीज पर फोकस किया गया था। अब 21 नंबर जानते हैं, नियम नंबर 21, टर्मिनल लाभ निवेश मासिक पारिवारिक आय जिसमें पारिवारिक पेंशन व अन्य स्रोत से परिवार की आय शामिल है, जैसे कृषि भूमि को सही तरीके से इस बात पर विचार करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लिया गया कि क्या परिवार गरीबी में जी रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान में दिया जाएगा। तो अनुकंपा नियुक्ति का जो उद्देश्य आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो के लास्ट तक अगर बने हुए हैं तो आगे आपको और बहुत सारे फायदे वाली बातें जानने के लिए मिलेंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, कैसे, क्योंकि ऐसी वीडियो जो जानकारी वाली वीडियो है, जो लीगल रिसर्च वाले आपके फायदे वाली है, वो ऐसे आपको मिलती रहेगी। इस केस का नाम है सोमवीर सिंह भारती, सोमवीर सिंह नाम का केस है। तो इसमें भी यह नियम बनाया गया था, बताया गया था, इस पर्टिकुलर चीज पर फोकस किया गया था। 22, नियम नंबर 22, परिवार लाभ योजना के तहत मृतक कर्मचारी की विधवा को मासिक भुगतान का आश्वासन देने वाला लाभ अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके रास्ते में नहीं आ सकते। परिवार लाभ योजना को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के बराबर नहीं माना जा सकता। बलवीर कौर बनाम सेल 2000 का जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि जो विधवा होती है, अगर कर्मचारी के पत्नी को अगर कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, कुछ राशि प्रदान की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जो उनके बच्चे हैं वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होंगे। नियम नंबर 23 जानते हैं, आय स्लैब का निर्धारण वास्तव में एक ऐसा उपाय है जो मनमानी के तत्वों को कम करता है, जबकि निस्संदेह निर्णय लेने में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। आय स्लैब का निर्धारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और एकरूपता लाने के उद्देश्य को पूरा करता है। इस जजमेंट का नाम है HP राज्य बनाम शशि कुमार 2019 का जजमेंट है भाई, कोरोना टाइम का। इसमें जो आय का स्लैब होता है उसके बारे में फोकस किया गया है कि निर्धारित करते समय क्या किया जाएगा। नियम नंबर 24, न्यायालय वैधानिक नियमों निर्देशों के अलावा अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकते। उम्मीदवार की कठिनाइयां उसे ऐसे विनियमों निर्देशों के अलावा नियुक्ति का हकदार नहीं बनाती है। SBI बनाम जसपाल कौर 2007 का यह जजमेंट है। एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, न्यायालय वैधानिक नियमों निर्देशों के अलावा अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकता। उम्मीदवार की कठिनाइयां उसे ऐसे नियमों निर्देशों के अलावा नियुक्ति का हकदार नहीं बनाती हैं। नियम नंबर 26, अनुकंपा नियुक्ति या नियोक्ता जो को उसकी नीति के विपरीत
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक बार दोबारा सुनिए। नियोक्ता को उसकी नीति के विपरीत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस जजमेंट का नाम है केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम धर्मेंद्र शर्मा, 2007 का जजमेंट है। अब ये जो गाइडलाइन बनाई गई है वो कौन सी जजमेंट के रेफरेंस में बनाई गई है? तो जजमेंट का नाम है जिसमें इन 27-28 जो नियम है जिस पर फोकस किया गया है। केस का नाम है केनरा बैंक बनाम अजीत कुमार जी के सिविल अपील संख्या 255 2025 का जजमेंट है, जिसमें इतने सारे जजमेंट का हवाला दिया गया और एक क्या कहते हैं एक सिद्धांत बनाया गया, एक नियम बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो इन सभी नियमों पर खड़ा उतरना होगा और इन सभी नियमों को फॉलो करना होगा, अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार वो नहीं होगा और ना ही उसके लिए कोई फोर्स कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब नियमों को अगर वो फुलफिल करता है तो बिल्कुल वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार होगा। आशा करता हूं अगर आप अभी तक रुके हुए होंगे तो आशा करता हूं आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। और अगर आपके किसी और सहयोगी को काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मिलता हूं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।